जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो आइए आगे देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरियोलॉजी और निचली परत अध्ययन के ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितना प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं। तो पहली हमारी गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। और दूसरी हमारी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.95% यानी लगभग 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर जो हमारी गैस है वह है आर्गन गैस। यह 0.93% होता है। और चौथी हमारी जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रतिशत 0.03% है। और अन्य गैसें जो हैं वह 0.04% पाई जाती हैं। तो चलिए इन गैसों को एक एक करके थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली हमारी गैस है वह है नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। अगली हमारी गैस है ऑक्सीजन। जीवनदायिनी गैस होती है। ऑक्सीजन की वजह से ही हम सभी जीवित हैं। तो ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन गैस जो है यह आग जलाने में भी सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को जला नहीं सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगली जो हमारी गैस है आर्गन गैस। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। जिस तरह हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी तरह पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन गैस। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए हम हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके वजह से आने वाले समय में इसी गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वायुमंडल की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो वायुमंडल की संरचना 5 परतों में बटी हुई है। पहला आपका है क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयनमंडल और पांचवा वायुमंडल। यह 5 मंडल हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। आइए इनको एक एक करके जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह धरती है, उसके बाद ये क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल इसमें आपको दिखाया गया है। आइए इन सब के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। क्षोभमंडल, पहला आपका है क्षोभमंडल। ये आप देख सकते हैं क्षोभमंडल यहाँ से यहाँ तक है। यह लगभग 18 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर। ये जो ध्रुव होता है बीच में, इस पे इसकी ऊंचाई जो 8 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो रेखा 0 अंश की खींची जाती है वहाँ से यह 18 किलोमीटर की होती है। सारी मौसमी गतिविधियाँ क्षोभमंडल में हुई होती हैं, जैसे कि बिजली का तड़कना,
बादल का गरजना, बारिश होना, यह सब घटनाएं जो हैं आपकी इसी मंडल में पाई जाती हैं। इंद्रधनुष भी इसी मंडल में दिखाई पड़ता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर का ह्रास होता है। यानी अगर आप जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप 165 मीटर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। और सबसे मुख्य बात है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है यह इसी मंडल में पाया जाता है और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। आइए ग्रीन हाउस प्रभाव को थोड़ा सेपरेटली समझ लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मीथेन गैसें प्रमुख रूप से हैं। वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं ये गैसें और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगता है। इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। आप देख सकते हैं ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर और पृथ्वी से टकराने के बाद यह जब एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों को अवशोषित करके वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यही टेम्परेचर बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो मंडल है उसको समताप मंडल बोलते हैं, यानी इसमें तापमान समान होता है। आइए इसको देख लेते हैं। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। जो समताप मंडल होता है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं, ना ही बादल का गरजना, बिजली का कड़कना आदि जो मुख्य घटनाएं होती हैं वह समताप मंडल में नहीं पाई जाती हैं और तापमान यहाँ पर समान रहता है। इसी के वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि एरोप्लेन जो है इसी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। जो हमारे एरोप्लेन होते हैं ये इसी समताप मंडल में सब उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत मुख्य इसमें जो है वह है ओजोन परत, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। आप देख सकते हैं ये हमारी ओजोन परत है, यह समताप मंडल में ही स्थित होती है। ओजोन परत को ओजोन मंडल भी कहते हैं। यह इसका मुख्य काम क्या होता है कि ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य के तरफ से वह उन्हें अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। जो हमारी ये ओजोन परत है इसको नापने के लिए, इसकी मोटाई को नापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं मध्यमंडल। तो मध्यमंडल जो है वह 80 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। ये जो मध्यमंडल है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में ही आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। जब अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड आता है तो वह इसी मंडल में जलकर समाप्त हो जाता है। तो आगे देखते हैं आयन मंडल। हमारा आयन मंडल जो है यहाँ पर रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। कहीं कहीं यह 640 किलोमीटर भी दिया रहता है। ये जो हमारा है यह आयन मंडल है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। जो हमारी रेडियो तरंगें हैं यह परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं और यहीं से परावर्तित होकर वापस चली जाती हैं ऊपर भी। संचार उपग्रह जो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसी मंडल में स्थापित किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी सैटेलाइट है ये सब आयन मंडल में ही हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे बाह्य मंडल होता है, सबसे आखिरी जो मंडल है वह वायुमंडल है। वायुमंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह वायुमंडल है, यह सबसे ऊपरी परत पाई जाती है। वायुमंडल की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं हुई है। वायुमंडल जो है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह यहाँ से यानी 400 किलोमीटर या 640 किलोमीटर से शुरू होकर यह पूरे अंतरिक्ष तक बढ़ती चली जाती है। इसकी कोई लिमिट या सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। वायुमंडल जो है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।